तो आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस बेहद अहम विषय को अच्छी तरह से समझते हैं और इसके हर पहलू पर गहराई से नजर डालते हैं। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है वो ये है कि भारत के राष्ट्रपति क्या सिर्फ एक नाम के प्रमुख हैं या उनके पास सच में कोई शक्ति भी है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम उनकी संवैधानिक भूमिका, उनकी शक्तियों और अब तक के राष्ट्रपतियों के इतिहास को खंगालेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे संविधान ने राष्ट्रपति पद की नींव कैसे रखी है, क्योंकि सारी शक्तियां और भूमिकाएं वहीं से निकलती हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 साफ साफ कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब ये पद एक संवैधानिक जरूरत है, कोई ऑप्शन नहीं। राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक मुखिया हैं और वे पूरे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक भी हैं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। राष्ट्रपति की भूमिका दोहरी है। एक तरफ तो वे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं, जो उन्हें एक औपचारिक प्रमुख बनाता है, लेकिन दूसरी ही तरफ वे हमारी तीनों सेनाओं के यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर हैं। तो ये एक बहुत ही अनोखा संतुलन है। तो सवाल ये है कि इस सर्वोच्च पद तक कोई पहुंचता कैसे है। चलिए अब ये देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए और उनकी चुनाव प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी गई हैं। ये 4 शर्तें हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे सीधे सवाल बनते हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, उनमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। और चौथी, वो किसी भी लाभ के पद पर न हो। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता सीधे तौर पर नहीं करती, बल्कि उन्हें एक निर्वाचक मंडल यानी कि एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। और इस कॉलेज में कौन कौन होता है? इसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य और साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी शामिल होते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियां। आखिर उनके पास क्या क्या अधिकार हैं? शुरुआत करते हैं उनकी न्यायिक शक्तियों से। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को एक बहुत बड़ी न्यायिक शक्ति देता है और वो है क्षमादान की शक्ति। इसके तहत, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, वो 5 अलग अलग तरीकों से किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा चेक है। न्यायिक शक्तियों के अलावा कानून बनाने की प्रक्रिया में भी राष्ट्रपति की एक अहम भूमिका है। ये है उनकी वीटो पावर। वो किसी भी बिल पर अपनी सहमति रोक सकते हैं, उसे दोबारा विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं या फिर उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले सकते, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। और इसका एक क्लासिक उदाहरण हमें इतिहास में मिलता है। साल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस बिल पर कोई कार्रवाई ही नहीं की और वो बिल कभी कानून नहीं बन पाया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत अच्छा केस स्टडी है। अब शक्तियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति पद के इतिहास को देखते हैं। ये इतिहास उन असाधारण लोगों से बना है जिन्होंने इस पद की गरिमा को बढ़ाया है। ये टेबल हमें दिखाती है कि कैसे इस पद ने भारत के सामाजिक बदलाव को दर्शाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे, लेकर के के.आर. नारायणन, जो पहले दलित राष्ट्रपति बने, फिर डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति, और द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। ये सब मील के पत्थर हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर सामान्य ज्ञान के सवालों में पूछ लिया जाता है। हमारे इतिहास में अब तक केवल 2 ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। आखिर में एक सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो क्या होगा? क्या देश रुक जाएगा? नहीं, हमारे संविधान में इसके लिए भी साफ साफ नियम बनाए गए हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, जिसका जिक्र अनुच्छेद 61 में है। और आप देखिए, ये प्रक्रिया कितनी सख्त बनाई गई है। इसे जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है ताकि इस पद की स्थिरता हमेशा बनी रहे और इसका राजनीतिक दुरुपयोग न हो पाए। तो अगर कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो शासन में कोई रुकावट नहीं आती। उत्तराधिकार की एक स्पष्ट लाइन तय है।
सबसे पहले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, और अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका दोहरी है। वो सिर्फ राष्ट्र की एकता के प्रतीक नहीं है, बल्कि वो संविधान के संरक्षक भी हैं, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने का एक बहुत जरूरी काम करते हैं। और अंत में एक सवाल, जैसे जैसे हमारा देश बदल रहा है और नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्या राष्ट्रपति की भूमिका भी समय के साथ बदलनी चाहिए? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना जरूरी है।